नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल करियर जंक्शन पर स्वागत है। इससे पहले जो हम लोग पॉलिटी की क्लास पॉलिटी पढ़ रहे थे हम लोग, तो पॉलिटी की जो क्लास पढ़े थे उसमें नागरिकता पढ़ रहे, सिटीजनशिप यानी भाग 2 पढ़ रहे थे। देखिए उसमें उसी वक्त हमने आपको बताया था और कि जो नागरिकता है इसमें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वो नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। इसमें जो हम लोग इसकी नागरिकता की पहली क्लास जो हम लोगों की हुई है, यानी जो एक इसमें पढ़ चुके हैं, क्लास हो चुकी है, तो उसमें जो है हम लोगों ने देखा था कि अनुच्छेद 5 से 11 तक किन बातों का उल्लेख किया गया है, इतना देखा था। देखिए इसमें दो चीजें, अनुच्छेद 5 में हमने देखा कि अनुच्छेद 5 एक बार देख लेते हैं उसको दोबारा। अनुच्छेद 5 में क्या था कि संविधान लागू होने के समय बने नागरिकों की चर्चा, यानी अनुच्छेद 5 जो है वो जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो ये उस समय हमारे कौन कौन से नागरिक बने यानी उनकी चर्चा करता है। फिर यहाँ पे 6 था, 6 में हमने आपको बताया था कि इसमें दो बातें कही। अनुच्छेद 6 में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आता है, उसके लिए प्रावधान किया गया था। एक था कि आपने देखा होगा कि दो चीजें उसमें थी, हमने बताया था कि यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है, और दो चीजें उसमें थी कि यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व आता है, और दूसरा अगर दूसरा कोई व्यक्ति है और वह 19 जुलाई 1948 के बाद आता है। तो हमने आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति, यानी अनुच्छेद 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाला व्यक्ति अगर 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आता है, तो उसे भारत में निवास की कोई शर्त नहीं है और भारत की नागरिकता उसे मिल जाएगी। परंतु अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आता है, तो उसे भारत में नागरिकता ग्रहण करने के लिए 6 माह भारत में क्या करना पड़ेगा, निवास करना पड़ेगा, तभी वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ये 6 में था। 7 में क्या था, 7 में हमने आपको बताया था कि यदि कोई भारतीय नागरिक भारत से पाकिस्तान जाता है, यानी अगर कोई भारतीय नागरिक है और वो देखिए दो चीजें हैं। 6 में क्या है कि पाकिस्तान से भारत आता है। कहां से भारत आता है? पाकिस्तान से भारत आता है। लेकिन अनुच्छेद 7 में क्या है? अनुच्छेद 7 में है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाता है, दोनों चीजें। अनुच्छेद 7 में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से कहां जाता है, पाकिस्तान जाता। देखिए मैं इतना जल्दी इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने पिछली क्लास में इसको करवा दिया था, ठीक। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, हम थोड़ा बाहर चले गए थे, फिर अब जो है वहां से कंटिन्यू होगा, इसलिए थोड़ा जल्दी करवा दे रहे हैं इसको, ठीक। यानी उसके साथ में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाता है और पुनः पाकिस्तान से भारत चला आता है, यानी पहले भारत में रह रहा था, पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से पुनः भारत में आ गया, तो फिर जब भारत से पाकिस्तान गया तो भारतीय नागरिकता समाप्त। लेकिन वही व्यक्ति अगर पुनः भारत में नागरिकता ग्रहण करने के लिए आता है, तो उसे पुनः भारत की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त है कि 6 महीना उसे भारत में, यानी 6 माह भारत में उसे निवास करना होगा। फिर क्या आता है यहाँ पे? 8 था। 8 में हमने आपको बताया था कि ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में जन्म लिए हों और वर्तमान में भारत से बाहर रह रहा हुआ व्यक्ति, वो व्यक्ति क्या कर सकता है? अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। इसमें हमने एक क्वेश्चन भी आपको बताया था कि इसको कहा जाता है अप्रवासी भारतीयों के लिए। किसके लिए? अप्रवासी भारतीयों के। थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा अनुच्छेद अप्रवासी भारतीयों को नागरिकता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 8।
फिर 9 में हमने आपको बताया था कि 9 में बताया, सिंपल सा है। 9 में क्या बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति स्व इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उस व्यक्ति की जो भारतीय नागरिकता जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। किसमें था? अनुच्छेद 9 में। यानी कोई व्यक्ति है स्व इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो जो उसकी भारत की नागरिकता है वह क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। फिर 10 में क्या था? 10 में हमने आपको बताया था, देखिए सब पीछे पढ़ चुके हैं। 10 में हमने आपको बताया था कि प्रत्येक वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा जिसे संसद अनुमति दे। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति है वो चाहे भारत की नागरिकता की शर्तों को ना भी पूरा करता हो तो भी वह भारत का अगर उसे संसद चाहे तो उसे भारत की नागरिकता दे सकती है। उसके बाद क्या था? 11 एकदम सिंपल है। 11 में क्या है कि अनुच्छेद 11 जो है यह संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार देती है। कई बार पूछा गया, एक तो ऐसे पूछा जाता है कि नागरिकता पे कानून कौन बनाता है, तो इसका उत्तर होता है संसद। फिर पूछा जाता है कि संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता पे कानून बना सकती है, तो अनुच्छेद 11। देखिए नागरिकता जो संघीय सूची का विषय, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे जब संविधान और आगे चलेंगे तो उसमें देखिए भारतीय 3 भागों में बांटा गया है कार्य, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो नागरिकता है वो संघीय सूची का विषय है और जो भी संघीय सूची के विषय होते हैं उस पर विधि बनाने का अधिकार जो होता है वो संसद यानी केंद्र सरकार के पास होता है। तो नागरिकता भी संघीय सूची का विषय है और इस पर विधि बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास यानी केंद्र सरकार के पास है। तो जो नागरिकता पे कानून विधि बनाता कौन बनाता है? संसद। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिकार मिला हुआ? तो अनुच्छेद 11। यहां तक पिछली क्लास में हो गया था। इसमें देखिए, इसमें हम लोग को पढ़ना है नागरिकता अधिनियम 1955। देखिए इसमें है क्या कि जब भारत का विभाजन हुआ और भारत के विभाजन होने के बाद आपको पता है 2 देश हो गए, भारत और पाकिस्तान। तो यहाँ पे नागरिकता को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो गया था। कारण ये था क्योंकि यही देश था, भारत ही था, और इन्हीं देशों, कुछ लोग पाकिस्तान में जाते, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। तो समस्याएं ये थी कि कौन भारत का नागरिक होगा और कौन क्या होगा? पाकिस्तान का नागरिक होगा। और इन्हीं को, इस नागरिकता को अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक परिभाषित किया गया। लेकिन इसको और क्लियर करने के लिए भारतीय नागरिकता को, यानी भारतीय नागरिकता मिल कैसे सकती है, जिसको कहते हैं भारतीय नागरिकता ग्रहण करने के उपाय, यानी भारतीय नागरिकता कैसे मिल सकती है, इसको लिख भी सकते हैं। भारतीय नागरिकता ग्रहण के उपाय, यानी किन तरीकों से भारतीय नागरिकता मिल सकती है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है क्या? नागरिकता अधिनियम 1955, यानी नागरिकता अधिनियम 1955 से 1955 में आया, तो इसीलिए नागरिकता अधिनियम 1955 के नाम से इसको जानते हैं। ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें 5 तरीके बताए गए हैं जिससे भारतीय नागरिकता मिल सकती है और 3 तरीके बताए गए हैं जिससे भारतीय नागरिकता जा सकती है। यानी 5 तरीकों से अर्जन हो सकता है और 3 तरीके से जो है ये जा सकता है। यहां पे हमको इंपॉर्टेंट है, देखिए नागरिकता इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो आया, इसके कारण जो होता है नागरिकता जो पूरा चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देखिए पीछे भी हमने आपको बता दिया कि नागरिकता हमेशा, संविधान जो है यानी जो पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं ये बहुत ज़्यादा पीछे जाके नहीं पूछता, ये वहीं से क्वेश्चन पुट अप होते हैं जो किन्हीं ना किन्हीं कारणों से जो होते हैं वो हाईलाइट होते हैं हमारे बीच में, किसी कारण से चर्चा होती है। तो नागरिकता अधिनियम 2019 जो है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019,
ये अभी हाल में आया, इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी उस पर ही हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत हमने आपको बताया कि 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता मिल सकती है और 3 प्रकार से भारतीय नागरिकता जा सकती है। इन्हीं में देखना है कौन कौन से तरीके हैं। देखिए, अगर नागरिकता अर्जन के हम लोग देखें तो 5 तरीके कौन से होंगे। एक है जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण जिसको प्राकृत के द्वारा भी कहा जाता है, और छेद समाविष्ट के द्वारा। ये 5 तरीके एक एक करके हम लोग देखेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें कि ये है, पहला क्या है, जन्म के आधार पर, बाई बर्थ। ठीक, अब देखिए जन्म के आधार पर, देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि इनमें कई बार संशोधन हो चुका है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि कई बार जैसे अगर मेजर संशोधन हम लोग देखें, मेजर तो 1955 में तो आया ही, 10 दिसंबर 1992 में हुआ, फिर 3 दिसंबर 2004 में हुआ। तो कुछ मेजर संशोधन हो गए हैं और कई सारी जो किताबें हैं वो पुराना वाला छाप देते। तो हमेशा अब इस पर गौर करेंगे, हम बताएंगे इस पर आपको कि पहला है जन्म के आधार पे। जन्म के आधार पे यानी पहला उपाय है जिसके द्वारा भारतीय नागरिकता मिल सकती है, जिसको कहते हैं जन्म के आधार पे। जन्म के आधार पे यह कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत के अंदर हुआ हो, जिसका जन्म भारत के अंदर हुआ हो और उसके जन्म के समय उसके माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक भारत के क्या हो, नागरिक हो। एक बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए वो 1992 में संशोधन हुआ था, अभी उस पर हम आएंगे, वंश के आधार पे पढ़ेंगे और क्लियर पढ़ेंगे उसको। अभी केवल इतना समझिए कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो, पहली बात। दूसरी बात, उसके जन्म के समय उसके माता और पिता क्या हो, भारत के नागरिक हो। इतनी चीजें हैं, यानी उसका जन्म कहाँ हो, भारत में हुआ हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है कि उसके जन्म के समय उसके माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक भारत के क्या हो, नागरिक हो। यह बात हो गई। फिर 2004 में इसमें एक बात किया गया कि एक नागरिक हो, अगर ऐसा भी हो सकता है एक नागरिक हो तो दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। तो अब तक जो वर्तमान में वो यही है कि जन्म के आधार पे जो आधार है वो यही, यानी भारतीय नागरिकता मिले। पहला, यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत के अंदर होता है यानी भारत में होता है और उसके जन्म के समय उसके माता पिता दोनों या माता पिता में से कोई एक और दूसरा भारत अवैध प्रवासी ना हो, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि शत्रु देश के नागरिक के बच्चे या जो विदेशों के विदेशों के जो राजनयिक यहाँ पे रहते हैं, यानी जो उनके जो एम्बेसडर जो यहाँ पे रहते हैं, अगर उनके बच्चों का जन्म भारत में होता है तो उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, पहला आधार क्या है, जन्म के आधार पे। इसमें शर्तें क्या क्या, यही है कि यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है यानी भारत के अंदर होता है और उसके जन्म के समय उसके माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक हैं और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं है, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे हम लोग क्या हैं, बाई बर्थ भारत के नागरिक हैं, यानी जन्म के आधार पे भारत के ना, ये भी पूछा भी जाता है। ठीक, तो हम लोग कैसे हैं, बाई बर्थ भारत के नागरिक हैं। ये हो गया पहला, जन्म के आधार पर। दूसरा है, यानी जो दूसरा आधार है वो है वंश के आधार पर। यानी अब देखिए वंश के आधार पे क्या है, पहला था जन्म के आधार पे, दूसरा क्या है, वंश के आधार पे। वंश के आधार में क्या है, इसमें देखिए 3 चीजें इसमें समझ लीजिए। एक है 26 जनवरी 1950, फिर यहां से आइए यहां तक आइए 10 दिसंबर 1992, फिर इधर आएंगे तो होगा 3 दिसंबर
2004, यहां तक आएंगे। ठीक, अब देखिए इसमें मान तो जो वर्तमान में चला हो यही वाला है, लेकिन जो परिवर्तन हुए उसमें क्या हुए, इसमें यह कहा गया यानी 26 जनवरी 1950 से लेकर के 10 दिसंबर 1952 तक यहां कहा गया कि यदि किसी बच्चे का जन्म भारत से कहां होता है, बाहर होता है, और उसके जन्म के समय माता और पिता या केवल पिता भारत के नागरिक हैं, तो वह व्यक्ति जो है वंश के आधार पर भारत की नागरिकता ले सकता है। समझिए पहले इसको, क्या कह रहा है कि अगर किसी बच्चे का जन्म, देखिए ये 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के मध्य में क्या है नियम, क्या नियम था उस समय, ये था कि अगर किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर होता है, भारत से बाहर मतलब भारत में नहीं होता है, भारत से बाहर किसी दूसरे देश में होता है, और उसके जन्म के समय यानी जब बच्चे का बर्थ हुआ, जन्म हुआ, तो उसके जन्म के समय माता और पिता दोनों, समझ रहे हैं, या दोनों में से कोई एक की अगर बात आएगी तो केवल कौन, पिता, यानी माता को भी अधिकार नहीं मिला था। यानी अगर कोई ऐसा बच्चा जिसकी माता भारत की नागरिक है, उसके पिता भारत के नागरिक नहीं हैं, और अगर उस बच्चे का जन्म कहीं भारत से बाहर हो जाता है, तो वह व्यक्ति वंश के आधार पर नागरिकता लेने का दावा नहीं कर सकता था। कब तक, 1992 तक। ठीक, 1992 में क्या हुआ, 10 दिसंबर 1992 में संशोधन हुआ। क्या किया गया, इसमें यह किया गया कि 1992 में जो ये था, यानी 1992 तक जो ये था माता और पिता दोनों या केवल पिता, तो इसी अधिकार को यहां पर माता या पिता दोनों चीजें दे दी गई। अब केवल इसमें समझने का फेर है, समझ लीजिए, यहां तक यानी 1992 तक केवल यही था कि माता पिता या तो दोनों हो और या तो दोनों में से कोई एक हो, लेकिन यहां पर क्या हो गया, यहां पर यह हो या तो केवल पिता हो, यानी 1992 तक कि माता पिता दोनों हो या तो केवल कौन हो, पिता हो, लेकिन 1992 में क्या कर दिया गया संशोधित करके कि माता या पिता दोनों हो या दोनों में से कोई एक हो, यानी चाहे माता हो और चाहे पिता हो। दूसरे भाषा में कह लें तो ये भी आप कह सकते हैं कि अब ऐसे व्यक्तियों को भी भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान कर दिया गया जिनके केवल माता भारत के नागरिक थे, पिता भारत के नागरिक नहीं थे। यहां तक केवल क्या था, केवल पिता थे। तो अब क्या हो गया 1992 के बाद, अब ये हो गया है कि यदि किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर होता है और उसके जन्म के समय उसके माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक हैं, तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी वंश के आधार पर। लेकिन अब ये चलता रहा कहां तक, 1992 से लेकर के 3 दिसंबर 2004 तक। लेकिन यहां पर फिर एक चीज आ गया, यहां 2004 में क्या कर दिया गया, इसको एक चीज और यहां पे जोड़ दिया गया। ये कहा गया कि किसी बच्चे का जन्म अगर भारत से बाहर होता है और उसके जन्म के समय उसके माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक हैं, तो वह व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। परंतु एक चीज और जुड़ा, उसके जन्म के 1 वर्ष के अंदर, यानी जब उसका जन्म होगा तो उस जन्म के 1 वर्ष के अंदर उसके माता पिता को उसके जन्म का पंजीकरण करवाना होगा। ठीक, ये समय और हो सकता है, यानी 1 साल से और ज्यादा मिल सकता है, लेकिन भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो समान भाषा में यही समझिए कि अगर किसी बच्चे का जन्म 2004 के बाद होता है भारत से बाहर और जन्म के समय माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक हैं, तो वह बच्चा भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, लेकिन उसके जन्म के समय उसके माता पिता को उसके जन्म का पंजीकरण करवाना होगा, और यह समय है जन्म के 1 वर्ष के अंदर। और एक शपथ पत्र देना होता है कि हमारे बच्चे के पास किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं है। ठीक, कब तक हो गया, 2004 के बाद हो गया।
एक चीज और यहां पे है कि यदि वह बच्चा चाहे तो 18 वर्ष तक, एक बात ध्यान रखिएगा, यदि वह बच्चा चाहे तो 18 वर्ष तक किसी दूसरे देश की नागरिकता भी रख सकता है। भारत का भी नागरिक रहेगा और किसी अन्य देश का भी नागरिक रहेगा, लेकिन 18 वर्ष के बाद मैक्सिमम 6 माह के अंदर उसे उस देश की नागरिकता छोड़नी होगी, नहीं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो वर्तमान में जो लागू, देखिए ये बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि कई किताबों में यही केवल छाप देता है, कहीं किसी किताब में केवल ये वाला छापता है, लेकिन वर्तमान में लागू है 3 दिसंबर 2004 के बाद वाला मैटर लागू है। तो वर्तमान में क्या लागू, एक बार उसको देख लीजिए आप। क्या है कि अगर किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर होता है और उसके जन्म के समय उसके माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक हैं, तो वह व्यक्ति जो है वंश के आधार पर भारत की नागरिकता ले सकता है। लेकिन उस बच्चे के माता पिता को उसके जन्म के 1 वर्ष के अंदर भारतीय दूतावास में पंजीकरण करवाना होगा उसके जन्म का, और एक शपथ पत्र देना होता है, एफिडेविट देना होता है कि उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं है। लेकिन इसमें एक समझ लीजिए अपवाद भी है कि यदि वह बच्चा चाहे तो 18 वर्षों तक किसी अन्य देश की नागरिकता भी अपने पास रख सकता है। लेकिन जब वह बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा तो 6 माह के अंदर उसे उस देश की नागरिकता छोड़नी होगी, अदरवाइज उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये किसका नियम है, वंश के आधार पर, यानी रूल नंबर 2। 5 थे भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में, 2 हो गए जन्म के आधार पे और वंश के आधार पे। ठीक, तीसरा देखिए दोस्तों, तीसरा है पंजीकरण के द्वारा। किसके द्वारा, तीसरा है किसके द्वारा, पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण के द्वारा क्या है, इसमें कुछ शर्तें बताई गई हैं और उन शर्तों में से कोई एक शर्त अगर कोई व्यक्ति पूरा करता है तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। इसमें कहा गया है कि नागरिकता का आवेदन प्राप्त होने के बाद भारत सरकार निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दे सकती है। तो कई शर्तें हैं, 5-6 हैं, लेकिन हम लोग मेन केवल देख लेते हैं बस। ठीक, पहली शर्त इसमें यह है, ठीक, कि भारतीय नागरिकों के बच्चे, यानी ऐसे बच्चे जो भारतीय नागरिक के हैं। ठीक, दूसरा, अब इसमें केवल हम मेन आपको बता देते हैं। ठीक है, यही है भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। ठीक, एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है इसमें कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय व्यक्ति से यानी भारतीय नागरिक से शादी करता है या करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक से शादी करता है या करती है तो उसे कितने वर्षों तक भारत में निवास करना होगा, तब भारतीय नागरिकता मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिकों से शादी करता है या करती है, करता या करती का मतलब यह है कि वो पुरुष और महिला दोनों हो सकता है, तो उसे भारतीय नागरिकता ग्रहण करने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में निवास करना अनिवार्य है। बहुत बार पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक से शादी करता है तो उसे कितना वर्ष भारत में निवास करना होगा, तो 7 वर्ष भारत में निवास करेगा तब उसे भारतीय नागरिकता मिलेगी। यानी क्या है ये कि अगर कोई व्यक्ति किससे शादी करता है, कोई व्यक्ति भारतीय
नागरिक से शादी करता है, शादी करता है तो कितने वर्ष नागरिकता प्राप्त करने के लिए? सात वर्ष भारत में निवास करना होगा। कितने वर्ष भारत में निवास करना होगा? 7 वर्ष उसे भारत में निवास करना होगा। अब चाहे ये पुरुष हो और चाहे क्या हो, महिला हो, ठीक, यानी कोई विदेशी नागरिक है, चाहे वो पुरुष भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है, अगर वह भारतीय पुरुष नागरिक से शादी करता है या करती है तो उसे भारतीय नागरिकता मिलेगी, लेकिन पहले 7 वर्ष उसे भारत में निवास करना होगा, तभी वह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक, तो इसमें जो अच्छा एक चीज और यहाँ से क्वेश्चन, एक तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही है, ठीक, और एक चीज इसमें और पूछता है कि किसी विदेशी नागरिक के द्वारा भारतीय नागरिक से शादी करने पर वह किस आधार पर भारतीय नागरिकता ग्रहण करेगा। तो आधार पूछे तो पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता ग्रहण करेगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और कितने वर्ष निवास करने के बाद करेगा? तो 7 वर्ष निवास करने के बाद करेगा। ये था। उसके बाद है आपका इसमें क्या, चौथा, देशीकरण भी कहते हैं उसको, प्राकृतिक भी कहा जाता है। ठीक, अब इसमें क्या है, प्राकृत के तो देखिए 2 चीजें हैं। पंजीकरण में आपने देखा कि जितनी शर्तें थी, हालांकि हमने 3 या 4 आपको केवल बताई थी, 5-6 शर्तें हैं उसमें, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही कि शादी वाला, ठीक है। दूसरा, पंजीकरण प्राकृत के द्वारा क्या है कि पंजीकरण में क्या था, जो पीछे देखें कि जितनी शर्तें हैं, कोई एक भी शर्त अगर कोई व्यक्ति पूरा करता है तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सभी की सभी शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी आपको, अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आपको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। अब इसमें शर्तें देखिए, इसको देशीकरण भी कहा जाता है, ठीक। अब इसमें शर्तें क्या क्या हैं, देखिए पहली शर्त तो यही है इसमें कि उस व्यक्ति को यानी जब वह व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है भारत में नागरिकता ग्रहण करना चाहता है प्राकृत के द्वारा या देशीकरण के द्वारा, तो जब उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी तो उसे उस देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यानी अगर कोई व्यक्ति है और वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करता है प्राकृत के द्वारा, तो जब उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी तो उसे उस देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। पहली शर्त हो गई, ठीक। दूसरी शर्त कि वह व्यक्ति उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां पर भारतीय लोग प्राकृत के आधार पर नागरिकता ग्रहण न कर सके। जैसे आप देखते होंगे गांव में न्योता वाली कहानी जो चलती है कि न्योता या खाना पीना उसी यहाँ होता है जो आपको अपने घर बुला के खिलाता है, तभी आप यहाँ कोई काम पड़ता है तो आप भी उसको अपने यहाँ खाने के लिए बुलाते हैं। उसी तरह ये भी समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई ऐसा देश है कि जहाँ पे भारत के लोग प्राकृत के द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते, तो उस देश के लोग भी भारत में प्राकृत के द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। तो 2 शर्तें हो गई। पहली शर्त क्या हो गई कि अगर भारतीय नागरिकता मिलेगी तो उसे उस देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या हो गई कि अगर वह उस देश का निवासी नहीं होना चाहिए जहां भारतीय लोग प्राकृत के आधार पर नागरिकता ग्रहण ना कर पाए। 2 शर्तें। तीसरी शर्तें हो गई कि वह व्यक्ति, यानी जो तीसरी शर्त है वो ये है कि वह व्यक्ति भारत में आवेदन करने से पूर्व, यानी ध्यान रखिएगा, आवेदन से पूर्व 12 माह से
12 माह से भारत में क्या कर रहा हो, भारत में निवास कर रहा हो। क्या कर रहा हो, निवास कर रहा हो। अब देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए है क्या। तीसरी शर्त क्या है कि आवेदन करने से पूर्व 12 माह से भारत में वो निवास कर रहा हो। ठीक, फिर इसकी जो चौथी शर्त है दोनों को मिला के हम लोग देखेंगे। चौथा शर्त यह है कि वह 14 वर्ष से, ध्यान रखिएगा, 14 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो। देखिए दो बातें हैं यहाँ पे, ये दोनों मिला के पढ़ेंगे तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ये पहला ये कह रहा है, तीसरा यानी जो है वो ये कह रहा है कि आवेदन से पूर्व 12 माह से भारत में वह व्यक्ति निवास कर रहा हो। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 14 वर्ष भारत में निवास कर रहा हो या भारत सरकार की सेवा में। उसको थोड़ा उल्टा पढ़िए। उल्टा पढ़ने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति है जो प्राकृत के द्वारा भारत में नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो उसकी शर्त यह है कि 14 वर्षों से भारत में निवास कर रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो। अब देखिए सेवा का सेंस ये है कि भारत की बहुत सारी कंपनियां या बहुत सारे जो फर्म होते हैं वो भारत से बाहर भी होते हैं, तो भारत सरकार की होती हैं वो। तो जब भारत सरकार की होती है तो अगर कोई व्यक्ति वहां पे काम कर रहा है तो वो यही माना जाता है कि भारत सरकार की सेवा में है। तो यानी ये जो 14 वर्ष वाली शर्त है वो भारत के अंदर भी हो सकती है और भारत से बाहर भी हो सकती है। तो यही है कि 14 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो। लेकिन जब वो आवेदन करेगा तो 12 माह भारत में निवास करना उसे अनिवार्य है। भाई ये 14, देखिए भारत सरकार की सेवा का मतलब ये कि हो सकता है विदेश में कोई फर्म हो, मान लीजिए कोई कंपनी है भारत की, ओएनजीसी कंपनी है भारत सरकार की है, तो ओएनजीसी बाहर कहीं काम कर रही, मतलब बाहर इसके फर्म लगे हुए हैं, वहां कोई व्यक्ति विदेशी है जो काम कर रहा है, तो पिछले 14 वर्षों से काम कर रहा है वो भारत में तो नहीं लेकिन भारत सरकार की सेवा में है। ठीक, तो वो भी माना जाएगा, जोड़ा जाएगा। लेकिन जब वो आवेदन करेगा वह व्यक्ति तो उसे 12 माह भारत में निवास करना अनिवार्य है। तो टोटल कितना हो गया, ये है 14 वर्ष प्लस 12 माह, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 वर्ष हो गया। लेकिन फिर कहा गया है कि ये दोनों अवधि मिलाकर, यानी इसको मिलाकर यह अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यानी यदि सरकार चाहे तो इनको दोनों को, यानी जो 15 वर्ष हो रहे हैं, घटा करके 11 वर्ष कर सकता है, परंतु इससे कम नहीं होना चाहिए। ये शर्तें हो गई। फिर उसकी अगली शर्त क्या है, अगली शर्त यह है चरित्र का अच्छा हो। भारत का जो 8वीं अनुसूची जिसमें भाषाएं अंकित है, 22 भाषाएं अंकित हैं, अभी हम लोग बाद में उसको पढ़ेंगे, उसमें से किसी एक भाषा का ज्ञानी हो और संविधान का आदर करता हो। इतनी शर्तें अगर कोई व्यक्ति पूरा करता है तो प्राकृत के द्वारा उसे भारत की, यानी देशीकरण के द्वारा उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। चौथा ये आधार है, पहला मतलब ये जो उन नागरिकता अधिनियम 1955 का चौथा है, ये क्या है, इसमें पहली शर्त यह है कि उसे भारत का आवेदन, यानी भारत में उसकी नागरिकता का आवेदन स्वीकृत होने के बाद उसे उस देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी जिस देश का नागरिक है, पहली शर्त। दूसरा कि वह उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां पर भारतीय लोग नागरिकता ग्रहण ना कर सकते हो। तीसरा हमने आपको बताया कि वह आवेदन से पूर्व 12 माह से भारत में निवास कर रहा हो और 14 वर्षों से भारत सरकार की सेवा में हो। दोनों मिला करके, यानी 14 वर्ष 12 माह मिला करके यह अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। फिर क्या था इसमें, फिर था चरित्र का अच्छा हो, 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा का जानकार हो, यानी जानकारी रखता हो और संविधान का आदर करता हो। ये किसमें है, प्राकृत के आधार पे। फिर इसमें पांचवा है क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा। देखिए दोस्तों, क्षेत्र समाविष्ट बड़ा छोटा सा है, बहुत इजी भी है, और बस केवल थोड़ा समझ लेना आपको।
5वीं शर्त है क्षेत्र समाविष्ट द्वारा या के आधार पर। बड़ा सिंपल है ये। इसमें कहा गया है कि अगर भारत सरकार किसी भूमि का अधिग्रहण करती है, अब वो अधिग्रहण देखिए जमीनों का कई माध्यम से होता है। भूमि अधिग्रहण का सेंस ये है कि ऐसे क्षेत्र जो भारतीय संघ में उसके पहले ना रहे हों। तो अगर भारतीय सरकार यानी केंद्र सरकार किसी भूमि का अधिग्रहण करती है तो उस क्षेत्र के सभी लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे, या ये विधि बना करके जो उनको भारतीय नागरिकता दे सकती है। अब ये दो शर्तें, पहला कि वो क्षेत्र पहले से भारत का क्षेत्र ना रहा हो। ऐसा हुआ गुजरात का देख लीजिए, सिक्किम का देख लीजिए, ऐसे कई सारे राज्य हैं, मतलब स्थान है या राज्य हैं, वर्तमान में राज्य हो गए हैं, जो पहले भारत के राज्य नहीं थे या भारतीय क्षेत्र में नहीं आते थे। जब उन्हें भारतीय संघ में शामिल किया गया तो उस क्षेत्र के सभी लोगों को भारतीय नागरिकता दे दी गई। अब ये राज्य किसी भी आधार पर शामिल किए जा सकते हैं, चाहे उन्हें युद्ध में जीता जाए, चाहे उन्हें समझौते के द्वारा लाया जाए, चाहे उन्हें खरीद के किसी भी माध्यम से लाया जा सकता है। बस शर्त इतना सा है कि वह क्षेत्र भारतीय संघ में आना चाहिए, और जब आना चाहिए तो यह सरकार चाहे तो वहाँ के सभी लोगों को भारतीय नागरिकता दे सकती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा केवल पेंच होता है। भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, यहाँ निवास या किसी भी चीज की कोई शर्त नहीं है जैसे पीछे थी, कितना दिन रहना है, क्या करना, कुछ नहीं। बस केवल एक है यहाँ पे कि अगर कोई व्यक्ति क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा भारतीय नागरिकता ग्रहण करता है तो 10 वर्षों तक, कितने वर्ष तक, 10 वर्ष तक उसके पास मतदान का जो अधिकार है वो नहीं रहेगा। दूसरे भाषा में कहें तो यानी उसे राजनीतिक अधिकार कितने वर्षों तक नहीं मिलेंगे, 10 वर्षों तक नहीं मिले। बस इतना सा क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई व्यक्ति क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा भारतीय नागरिकता ग्रहण करता है तो उसे मतदान करने का अधिकार या निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त होता है। तो मतदान करने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है, राजनीतिक अधिकार कह सकते हैं, यानी राइट टू वोटिंग नहीं होती है उसके पास। और कितने वर्षों तक नहीं होती है, 10 वर्षों तक नहीं होती है। बाकी सभी अधिकार उसके एज इट इज होते हैं, जैसे अन्य नागरिकों के वैसे उसके, और 10 वर्षों बाद उसे वो ये वाला अधिकार भी मिल जाता है। देखिए ये था नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता अर्जन के उपाय, ठीक, यानी नागरिकता कैसे हम ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इसी नागरिकता हमने पीछे ही बताया था कि 5 प्रकारों से या 5 आधार पे हम भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। तो इसी अधिनियम 1955 के द्वारा 3 प्रकार से भारतीय नागरिकता हमारी जा भी सकती है। तो 3 कौन कौन से हैं देख लीजिए। एक है स्वेच्छा। स्वेच्छा का मतलब ही है सीधी सी बात, जब कोई अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ दे, यानी जब कोई अपनी इच्छा से नागरिकता त्याग दे तो क्या हो गया, वो स्वेच्छा। एकदम सीधा सीधा सा है। स्वेच्छा यानी अपनी मर्जी से उन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ दी तो भारतीय नागरिक नहीं रह गए। दूसरा क्या है, बर्खास्त करके। बर्खास्त करने का सेंस यहां पे यह है कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वह भारत की नागरिकता लिए हुए है और यूएसए की नागरिकता उसने ले ली, तो वो भारत की भी नागरिकता लिए हुए है और यूएसए की भी नागरिकता लिए हुए है, तो उसे भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। और अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इसमें यही है, पहला है स्वेच्छा यानी स्वयं छोड़ दे। बर्खास्त करने का मतलब यह है कि जब उसे भारतीय नागरिकता से बर्खास्त कर दिया जाए। क्यों किया जाएगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करेगा तब उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी। दूसरी शर्त। तीसरी शर्त क्या है, तीसरी शर्त है वंचित करके। देखिए वंचित करने में कुछ आधार हैं, उसी आधार पे आपको नागरिकता, आपकी नागरिकता वंचित
की जा सकती है। आधार क्या, देखिए ये 3 हो गए नागरिकता अधिनियम, कौन से, नागरिकता अधिनियम कौन से, 1955, ठीक। पीसी वंचित करने में आधार हैं, ये 5 हैं जिनके द्वारा भारतीय नागरिकता इसके अंतर्गत आएगी। पहला क्या है, देखिए इसमें 5 आप याद कर लीजिए, क्रम की कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आपको याद करना है कि ये 5 कौन कौन से हैं जिनके द्वारा आपकी भारतीय नागरिकता वंचित कर दी जाएगी, यानी आपको भारतीय नागरिकता से बेदखल कर दिया जाएगा। पहला क्या है, पहला ये है कि अगर नागरिकता का आधार क्या है, फर्जी है। फर्जी का मतलब यह है कि गलत डॉक्यूमेंट लगा करके उसने भारतीय नागरिकता ले ली। जैसे आप देखिए बहुत सारे आते हैं कि नौकरियों में या तमाम सारी जगहों पे सुनाई देता है कि इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके जो है नौकरी ले ली। तो जब ये वेरीफाई होता है, आप देखिए अभी एक जल्दी एक आया है प्राइमरी स्कूल में, एक आदमी 25 जगह पे नौकरी, ठीक। तो फर्जी डॉक्यूमेंट तो है। तो वैसे ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता ग्रहण करता है और उसके नागरिकता ग्रहण करने के जो उसने आधार दिए, यानी जो उसने आधार मतलब जो पेपर या जो भी उसने बेस बताया वो क्या था, फर्जी था, यानी फर्जी पेपर दिए, तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, वंचित कर दिया जाएगा। पहला हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि संविधान का आदर ना करता हो, यानी संविधान का अनादर करता। अनादर करने का सेंस ये है कि संवैधानिक उपबंधों को मानता ना हो, ठीक। तीसरा क्या है, तीसरा है वह किसी शत्रु देश की गैर वैधानिक तरीके से क्या कर रहा हो, मदद कर रहा हो, ठीक। तीसरा देखिए यहां पे एक युद्ध शब्द जुड़ा होता है। तो 3 तो ये हो गया, नागरिकता का आधार जो है फर्जी हो, संविधान का आदर ना करता हो, शत्रु देश की युद्ध के समय गैर वैधानिक तरीके से। गैर वैधानिक तरीके का मतलब ये होता है कि यानी इस तरीके भारतीय सूचनाएं उनको दे रहा हो, मानी किसी शत्रु देश को, या कोई ऐसी जानकारी दे रहा हो जो वैधानिक ना हो, ऐसी तरीके से अगर वो मदद करता है तो क्या होगा, तो भी उसको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। चौथा है दोस्तों कि अगर वह यानी जो व्यक्ति है वो अगर उसकी नागरिकता प्राकृत के आधार पे है या पंजीकरण के द्वारा है, दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा। ये 3 तो हो गया, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यानी चौथी शर्त क्या है, चौथी शर्त यह है कि अगर उसकी नागरिकता पंजीकरण या प्राकृतिक आधार पे है और नागरिकता ग्रहण करने के 5 वर्ष के अंदर उस व्यक्ति को 2 वर्ष की क्या होती है, सजा होती है। अब देख लीजिए, पहला है यदि उसकी नागरिकता पंजीकरण या प्राकृत के आधार पे है, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी नागरिकता या तो पंजीकरण के द्वारा थी या तो किसके द्वारा थी, प्राकृत के द्वारा ली हुई थी, ठीक। और नागरिकता ग्रहण करने के 5 वर्ष के अंदर, यानी अगर वह व्यक्ति मान लीजिए कि 2020 में नागरिकता ग्रहण करता है तो 2025 तक 5 वर्ष के अंदर उसे 2 वर्ष लगातार की सजा होती है।
यानी इस 5 वर्ष के अंदर अगर उसके 2 वर्ष लगातार की सजा हो जाएगी तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो जो गौर वाली जो प्रश्न जो बनते हैं वो ध्यान रखिए, क्या है आधार क्या होना चाहिए उसका, या तो पंजीकरण के आधार पे हो और या तो प्राकृत के आधार, क्योंकि 5 तरीके हमने आपको बताए थे। यानी अगर वो जन्म के आधार पे है, वंश के आधार पे है, ये 6 समाविष्ट के द्वारा है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, केवल इन्हीं दोनों में होगा। कब? पंजीकरण और प्राकृत के द्वारा नागरिकता लिया हो। और 5 वर्ष के अंदर, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, यानी अगर ये 25 के बजाय 26 हो गया तो कुछ नहीं होगा। 25 यानी 5 वर्ष के अंदर कितने वर्ष की सजा? 2 वर्ष की सजा लगातार होनी चाहिए। लगातार मतलब एक बार सजा मिले तो 2 वर्ष, ऐसा नहीं कि एक बार एक वर्ष, तब नहीं होगा। 2 वर्ष लगातार की सजा मिलेगा तो उसे भारतीय नागरिकता से क्या कर दिया जाएगा? वंचित कर दिया जाएगा। तो ये चौथी शर्त है। 5वीं शर्त बड़ा सिंपल है कि अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक बिना पूर्व सूचना के, यानी पूर्व सूचना के बिना, यानी बिना बताए 7 वर्षों तक वह व्यक्ति भारत से बाहर है यानी गायब है, तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। यानी ये जो वंचित करके 5 तरीके थे, क्या क्या थे? पहला था, शुरू देख लेते हैं, यानी जो 3 तरीके थे। पहला स्वेच्छा। स्वेच्छा का मतलब अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता स्वयं छोड़ दे, स्वेच्छा। बर्खास्त यानी दूसरे देश की नागरिकता लेगा तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, सिंपल सा है। तीसरा क्या था? तीसरा था कि अगर कोई वंचित करके था, वंचित करने में 5 तरीके हमने बताया। एक तो नागरिकता का अधिकार आधार या तो फर्जी, यानी फर्जी तरीके से लिया है। संविधान का अनादर कर रहा है, यानी संवैधानिक बंधों का पालन नहीं कर रहा है। युद्ध के समय शत्रु देश की मदद कर रहा है। इसमें चौथा था कि अगर वह पंजीकरण या प्राकृत के द्वारा भारतीय नागरिकता ग्रहण करता है और 5 वर्ष के अंदर लगातार 2 वर्षों की सजा हो जाती है तो भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। और क्या था? बिना बताए 7 वर्षों तक। पूछा गया क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति कितने वर्षों तक गायब रहेगा तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो अगर बिना बताए 7 वर्षों तक भारत से बाहर है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये था आपका नागरिकता अधिनियम 1955। 5 तरीके अर्जन के, 3 तरीके या 3 आधार जो हैं वो वंचित करने के, यानी नागरिकता समाप्त होने के। अब यहाँ पे एक करंट का विषय है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ठीक, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहें तो सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कह सकते हैं। ठीक, आया बड़ा बवाल कटा इसके लिए। एक चीज और यहीं पे आई थी एनआरसी, भी उस पर भी बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके करंट के हिसाब से। ठीक, यानी चाहे हम इतना लंबा कहें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 या शॉर्ट में सीए कर ले, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक, इसमें केवल देखना यही है कि ये सीए में था क्या, किस लिए इतना बवाल कटा, क्या था क्या नहीं था। तो हम लोग से राजनीतिक मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, हमसे केवल मतलब इतना है कि इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे। ठीक, देखिए इसमें दोस्तों ये आया 2019 में, लागू हुआ 2020 से। ठीक, तो जब ये आया तो अभी इसमें देखते हैं प्रावधान क्या था। इसके प्रावधानों की बात करें, प्रावधान, ठीक, तो ये कहा गया, इसके अंदर ये कहा गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 3 देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, या इधर कर लें अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, ध्यान रखिएगा यहां ये शब्द इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहां पे
कई जगहों पे आपको गैर मुस्लिम मिलता है। ये शब्द इसमें प्रयोग नहीं किया, इसमें अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया। यानी इन 3 देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक, ध्यान में रखिएगा, अल्पसंख्यक। ठीक, अब बात ये आती है कि यहाँ पे अल्पसंख्यक हैं कौन कौन, ये मैटर रखता है। देखिए हर देश के अल्पसंख्यक बहुसंख्यक अलग अलग होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कौन कौन अल्पसंख्यक हैं? यहाँ पे अल्पसंख्यक हैं कौन? हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी। ये 6 लोग हैं जो क्या हैं? अल्पसंख्यक हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये कहा गया कि यानी सीए में क्या कहा गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक। अब बात ये आती है अल्पसंख्यक होंगे हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। ये लोग इतने यहाँ पर क्या है? 6 लोग हैं ये, और ये 6 क्या है? इन 3 देशों में अल्पसंख्यक हैं। ये लोग अगर 1948 के बाद, भारत के बाद और 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत में आए हुए हैं। ध्यान रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है। 1948 के बाद ये लोग इन 3 देशों से, ये अल्पसंख्यक, ये लोग आएंगे अल्पसंख्यक में। इस डेट के बाद और इस डेट के पहले अगर भारत में आए हैं तो इन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। यही है आपका सीए, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसमें सरकार ने कहा कि वहाँ धार्मिक प्रताड़ना है, तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन उससे देखिए हमने बताया कि वो राजनीतिक मुद्दा है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो इसमें था उसको हम लोग को ध्यान में रखना है। तो बात ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेगा, तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कब आया? 2019 में। अगर पूछ लिए लागू कब हुआ तो 2020 में क्या हुआ? ये लागू हुआ। किन देशों से आने वाले? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 देशों से। किसका उल्लेख किया गया है? अल्पसंख्यक का उल्लेख किया गया है। अल्पसंख्यक हैं कौन कौन? तो हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, ये 6 क्या हैं? अल्पसंख्यक हैं। कब आए? तो ये आए यदि ये लोग 1948 के बाद आए हैं और 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में आ गए हैं। एक बात ध्यान रखिए, अगर इसके बाद आएंगे तो नहीं मिलेगा इसके अंतर्गत। इसके पहले और इसके बाद आए हैं तो इन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। यही प्रावधान किसमें था? सीए 2000 यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में था। अब यहाँ पे एक शब्द और आता है, अगर इसी में हम उसको इंक्लूड कर लें तो और अच्छा हो जाएगा, एनआरसी। देखिए इसमें पूछता है कि ये एनआरसी, देखिए 2 चीजें हैं। जब एनआरसी आया, देख रहा, जब एनआरसी आया, ठीक, नेशनल रजिस्टर सिटीजन्स, ठीक, तो जब ये आया तो इसमें 2 चीजें थी। देखिए जो एनआरसी है अभी केवल एक राज्य में लागू हुआ है, असम में केवल यहीं लागू हुआ, बाकी किसी और राज्य में लागू नहीं हुआ था। लेकिन बवाल बहुत कटे इस पे। कारण था बवाल कटने का, सबके अपने 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 तर्क थे, तो हम लोग देख लेंगे क्या तर्क थे, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसमें एनआरसी केवल इतने समझेंगे कि केवल असम में लागू हुआ है, बाकी और भारत के किसी राज्य में और वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा लागू हुआ है, ठीक, बाकी और किसी देश में लागू नहीं हुआ है। पहले तो ये समझ लेते हैं एनआरसी है क्या। देखिए एनआरसी एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा जिसमें ये कि अभी देखिए सरकार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका जो प्रोसीजर होता है यही होता है, एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे दी जाएगी आपको और एक ईयर दे, यानी एक वर्ष दे। जैसे आपसे कह दिया जाएगा कि 2000 या कह दिया गया कि 2000 तक के आप इतने डॉक्यूमेंट हैं, अगर आप सबके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, और ये कह दिया गया कि भैया आप जो हैं 2000 यानी सन 2000 तक में, 2000 एडी की बात हो रही है, सन 2000 तक के इन डॉक्यूमेंटों, जैसे आप पेपर देने जाते हैं ना तो होता है इतने डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट रहती है आपके एडमिट कार्ड में, कोई भी एक लेके जाना होता है, जिसमें डीएल है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है,
बैंक पासबुक है, मतलब फोटो लगी आईडी, वोटर आईडी कार्ड है, तो उसी कोई भी एक लेके जाए आपको एंट्री मिल जाती है। उसमें इसमें भी यही होगा कि एक सन दिया जाएगा आपको। ध्यान में रखिएगा, सरकार की तरफ से अभी किसी प्रकार के कोई सन वन का अलाउंस नहीं है, बस केवल इतना समझिए प्रक्रिया यही इसका। एक सन दे दिया जाएगा कि इस सन तक के एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे दी जाएगी, और ये कह दी जाएगी इन लिस्टों यानी जितने डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए उसमें 5 डॉक्यूमेंट हैं, तो ये कहे 5 में से कोई एक दिखाइए जो इस सन के पहले का बना हुआ हो, तो आप भारतीय नागरिक माने जाएंगे। तो आपको दिखाना पड़ेगा, अगर आप दिखा लेंगे तो आप भारतीय नागरिक हैं, और नहीं दिखा पाए यानी आप भारतीय नागरिकता नहीं साबित कर पाए। कहने का मतलब यही, इसमें प्रक्रिया यही होता है। ठीक, अब होगा क्या, इसमें बवाल कटने का कारण यही था कि जब ये असम में तो लागू कर दिया गया, और देशों में मतलब भारत के और राज्यों में समस्या ये थी कि अगर ये जो 6 लोग थे, अगर ये नहीं दिखा पाते, यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखाना था, तो अगर ये नहीं दिखा पाते तो समस्या ये, तो इनको भारतीय नागरिकता मिल जाती, किसके द्वारा, सीए के द्वारा भारतीय नागरिकता इनको मिल जाती। लेकिन अगर मुस्लिम्स नहीं दिखा पाते ये डॉक्यूमेंट, तो उन्हें भारतीय नागरिकता, दूसरी प्रक्रिया होती, क्या होता क्या नहीं होता, सरकार इस पर कोई भी अभी स्पष्टीकरण नहीं आया है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर वो नहीं दिखा पाते तो भारतीय नागरिकता जाने का एक प्रकार का डर था कि अगर बाई चांस नहीं दिखा पाए तो क्या होगा। हालांकि सबके पास है, लेकिन अभी बहुत से सारे ऐसे वर्ग पड़े हुए हैं जिनके पास नहीं है। ठीक, तो तमाम सारी चीजें थी, लेकिन अभी केवल हम लोग से मतलब इतना सा है कि एनआरसी केवल असम में लागू हुआ, और इसमें प्रक्रिया की क्या हमने वही बताया कि एक सन दे दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे दी जाएगी, और आपसे कह दिया जाएगा कि आप दिखाइए, अगर आप दिखा लेंगे तो आप भारतीय नागरिक, नहीं दिखा पाए तो यानी आप भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर पाए। सीए क्या है, यही है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से पूछा सकता है, क्या क्या नहीं। एनआरसी से केवल इतना पूछा सकता है कहाँ पे लागू हुआ, तो पहला राज्य भी यही है, अंतिम भी यही है, क्योंकि इसके बाद और किसी राज्य में अभी तक लागू नहीं हुआ, तो असम ही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यहाँ पे लागू हुआ था। बाकी चीजें जो है आपका ये है। बाकी आपका नागरिकता समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।